नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है कक्षा 12 की इन लाइव क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जा रही होगी। हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 2 की तरफ। यानी हमने फर्स्ट से लेकर 12 तक के चैप्टर बढ़िया तौर पर पढ़ लिए। फिर चैप्टर नंबर फर्स्ट का भी अपन ने रिविजन विद क्वेश्चन जो है बढ़िया तौर पर कंप्लीट कर लिया। अब अपन चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 2 की तरफ। अभी जो चैप्टर नंबर 2 है, इस जिसका नाम है प्रारंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, जिसका पूरा नाम है राजा, किसान और नगर। ये पूरा का पूरा चैप्टर हमें बताता है कि किस प्रकार अब अर्थव्यवस्था के तौर पर नए नए राज्य जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अब किसानों की स्थिति के अंदर परिवर्तन आ रहा था, कृषि अपने आप में एक अर्थव्यवस्था के तौर पर बढ़ रहा था और नए नए नगरों का जो है वो विकास हो रहा था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें पूरा का पूरा अगर हम भारांक की बात करेंगे कितने नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल इस पूरे के पूरे चैप्टर का भार अंक है 6। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दिमाग लगाते हैं। मैगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और डैश उप समितियों का उल्लेख जो है वो पूर्णतः किया था। अभी भैया मैगस्थनीज कौन था? तो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि मौर्य साम्राज्य के दौरान सेल्यूकस निकेटर का जो एक डिप्लोमेट आता है, एक एम्बेसडर आता है, उसका एक तरीके से जैसे दूत आता है, वो ये मैगस्थनीज था जो कि एक किताब लिखता है इंडिका। उस इंडिका किताब के अंदर उसने इन सभी बातों का वर्णन किया है। तो कितनी उप समितियां थी? तो अपने को ध्यान रखना है साहब, टोटल 6 उप समितियां जो है वो पूर्णतः यहां पर थी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, जल्दी से अपने को आंसर देना है 6। अब आ जाओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्कन और दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम में किन सरदारों का उद्भव देखने को मिलता है? कि भाई हमने देखा था, एक तो थे साहब राज्य और दूसरे थे सरदारियां। सरदारियों के अंदर हमने देखा था कि उनका जुड़ाव जो है अपनी जनता से ज्यादा था, उनका जुड़ाव जो है अपनी जनता से ज्यादा था। अब तमिलकम के अनुसार जो हमें देखने को मिलता है कि किन सरदारों का जो है वहां पर उद्भव हुआ। कौन थे वो सरदार? तो साहब चोल, पांड्या, चेर या उपरोक्त सभी। तो अपने को ध्यान रखना है, चोल साथ साथ में चेर साथ साथ में पांड्या, यानी तीनों थे, उपरोक्त सभी तीनों के तीनों थे जो पूरी तरीके से दक्षिण भारत के अंदर एक बड़ी सरदारियों के तौर पर उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया था। अब आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, डैश शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी। डैश शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी। तो मैंने आपको ही बताया था कि सब राजाओं का दैवीय सिद्धांत कि किस प्रकार वो अपनी ताकत को दर्शाने के लिए, अपनी ताकत को पूर्णतः दर्शाने के लिए राजाओं का दैवीय सिद्धांत जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, डैश शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई। अब देवपुत्र की उपाधि किसने लगाई साहब? कुषाणों ने, मौर्य ने, गुप्ता ने या सतवाहना ने? तो अपने को ध्यान रखना है साहब, कुषाणों ने जो है वो देवपुत्र की उपाधि लगाई थी। कुषाणों ने जो है देवपुत्र की उपाधि लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डैश शासकों ने प्रतिमा और नाम के सबसे पहले सिक्के शासकों ने जारी किए। डैश शासकों ने प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के जो है इन शासकों ने जारी किए। तो कौन थे वो? मौर्य थे, गुप्त थे, हिंदू यूनान थे या फिर कुषाण थे? तो अपने को याद रखना है भैया, जल्दी से आंसर देते हुए, हिंदू यूनानी शासक जो थे जिन्होंने पूर्णतः पहले ऐसे सिक्के जारी किए थे, पहले ऐसे सिक्के जारी किए थे। पांचवा क्वेश्चन, सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी के अंदर डैश ने जारी किए। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए बताया था, जहां पर भी पहले सोने के सिक्के पूछे जाए तो बिना किसी टेंशन के लगा देना आंसर क्या? कुषाणों ने। कुषाणों ने पूर्णतः पहले सोने के सिक्के जो है यहाँ पर जारी किए थे, पहले सोने के सिक्के जो है वो यहाँ पर जारी किए थे। नेक्स्ट, आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल डैश है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का जो मूल है वो डैश है। ब्राह्मी लिपि, अरमाइक, खरोष्टी लिपि या यूनानी? तो हमें देखने को मिलता है जो ब्राह्मी लिपि है वो अपने आप में जितनी भी पुरानी लिपियां हैं, जितनी भी आधुनिक भारतीय भाषाओं की लिपियां हैं, उन सब की शुरुआत जो है हमें देखने को मिलती है कि ब्राह्मी लिपि से हुई। यानी मूल लिपि अगर कोई कहलाई जाएगी तो वो होगी साहब आपकी ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पश्चिमोत्तर अब पश्चिमोत्तर अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि है। पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम उत्तर के अंदर, नॉर्थ वेस्ट पे यहाँ पर बात की जा रही है कि साहब नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जो पूरा का पूरा अशोकन जो साम्राज्य था उस दौरान हमें देखने को मिलता है कौन से अभिलेखों के अंदर, उन अभिलेखों के अंदर कौन सी लिपि हमें देखने को मिलती है? तो भैया हमें खरोष्टी लिपि जो है वो पश्चिमोत्तर अभिलेखों के अंदर देखने को मिलेगी। पश्चिमोत्तर अभिलेखों के अंदर खरोष्टी लिपि जो है वो पूर्णतः देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं साहब आपके रिक्त स्थान एवं अति लघुतरात्मक प्रश्न। रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक से हमें क्वेश्चन आते हैं। और एक बात आप लोगों को बताता हूँ, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, ये आपके नंबर बढ़ाने के अंदर सबसे बड़ा योगदान करेंगे। बड़े आंसर में भूल चूक से कोई गलती हो सकती है, पर रिक्त स्थान में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें बिना हमें ज्यादा सोचे डायरेक्ट उस आंसर के ऊपर फोकस करें।
रिक्त स्थानों के अंदर इधर उधर की बात ना करते हुए डायरेक्ट उस शब्द को लिखना है जो यहाँ पर पूछा गया। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि डैश के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करते थे। डैश के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोग जो हैं वो समूह शासन किया करते। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि साहब जब महाजनपदों की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि साहब 16 महाजनपद थी। इन 16 महाजनपद में से 2 ऐसी जनपद थी जो पूरी तरीके से जहां पर लोगों का समूह शासन किया जाता था, जिन्हें कहते थे साहब गण और संघ, जिन्हें कहते थे भैया गण और संघ कहा जाता था। अब दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, भगवान महावीर और बुद्ध डैश से संबंधित थे। अब याद करो साहब, भगवान महावीर और बुद्ध की अगर मैं बात करता हूं तो किससे संबंधित थे? तो सर वो गणों से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? गणों से संबंधित थे। किससे संबंधित थे भैया? गणों से संबंधित थे। गणों जो थे आज के जैसे रिपब्लिक होते हैं जिसमें समूह शासन होता है, जिसमें एक राजा नहीं होता, समूह शासन जो है पूरी तरीके से किया जाता है, उनको गणों की भाषा कहते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में ब्राह्मणों ने डैश नामक ग्रंथों की रचना की शुरुआत करी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने वाली बात है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में ब्राह्मणों ने डैश नामक ग्रंथ की शुरुआत, डैश नामक ग्रंथ की शुरुआत की। अब यहाँ पर मैंने आपको चर्चा करके बताया था कि ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्रों की जो है वो पूरी तरीके से शुरुआत करी। और ये जो धर्मशास्त्र थे ये पूरी तरीके से बताते थे कि साहब शासन कैसा होना चाहिए, समाज में किस प्रकार के नियम होने चाहिए, उन नियमों को किस प्रकार पालन करना है, सभी को जो है उन सामाजिक नियमों को ध्यान रखते हुए कार्य करना है। किनकी की थी साहब? धर्मशास्त्रों की उन्होंने शुरुआत करी थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक का शासन पश्चिमोत्तर डैश तक फैला था। तो साहब मौर्य साम्राज्य की अगर मैं बात करता हूं तो संस्थापक का नाम क्या याद रखोगे साहब? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक का नाम याद रखूंगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या याद रखूंगा साहब? चंद्रगुप्त मौर्य। और कहां तक फैला था? तो अपने को याद रखना साहब अफगानिस्तान तक जो है पूरा का पूरा साम्राज्य फैला था। पश्चिमोत्तर की अगर यहाँ पर बात की जाए तो अपने को याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य और अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक जो है पूर्णतः यहाँ पर शासन फैला हुआ था। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में पूर्णतः शासन फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने डैश नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करी। अब भैया मुझे बताओ, धम्म के प्रचार की बात करता हूं तो क्या है साहब? धम्म के प्रचार की अगर मैं बात करता हूं तो धम्म क्या है? तो धम्म का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कहता है साहब धम्म का कॉन्सेप्ट? धम्म का कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया पूरी तरीके से जो नियम है कि साहब आपको बड़ों का आदर करना है, आपको पशु बलि को पूरी तरीके से रोकना है, पशु बलि नहीं अपने करनी है, हमें राजा की बढ़िया तौर पर बात माननी है, सामाजिक तौर पर भेदभाव नहीं करना है, सभी धर्मों का आदर करना है। ये सारी की सारी बातें धम्म के अंदर लिखी गई थी। और इसको प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने जिन अधिकारियों को अपॉइंट किया उनको कहते हैं साहब धम्म महामात्र। धम्म महामात्र। अब इन्होंने क्या किया? ये दूर दराज के देश में गए और अशोक का ये जो मैसेज था वो पूर्णतः फैलाया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये अशोक की धार्मिक नीति तो थी लेकिन साथ साथ में ये इसकी एक राजनीतिक तौर पर भी नीति थी जिससे सभी लोग जो हैं वो एकजुट हो सके। भारत के अंदर विविधताओं का देश, सारे के सारे भारत के अंदर जो अलग अलग भाषाएं बोली जा रही, तो जब एक ही धम्म की नीति के अनुसार जो है वो पूरा पूरा भारत जुड़ सकेगा तो इसका फायदा साम्राज्य को भी पहुंचेगा। किसको अपॉइंट किया साहब? धम्म महामात्र को जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर अपॉइंट किया। शिल्पादिकर्म क्या है? तो अपने को याद रखना है साहब ये एक प्रकार का तमिल महाकाव्य है। क्या है भैया? तमिल महाकाव्य है। कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां कहां लगाई गई थी? कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां कहां लगाई गई थी? तो अपने को ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास जो है वो कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। अब ये वही कुषाण शासक हैं जो अपने आप को दैवीय सिद्धांत के तौर पर बढ़ावा देने के लिए, अपने राजनीतिक तौर पर और अपने सशक्तिकरण करने के लिए ऐसी कई जो है उन्होंने मूर्तियां लगाई जो बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां थी। स्पेसिफिकली हमें उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास जो है के पास मार्ट में मिली। कुषाण शासकों को प्रेरित करने वाले चीनी शासक स्वयं को कहते थे। कुषाण शासकों को प्रेरित करने वाले जो चीनी शासक थे वो स्वयं को कहते थे। देखो भैया ये जो पूरा का पूरा दैवीय सिद्धांत था, ये जो पूरा का पूरा दैवीय सिद्धांत था ये हमने कहां से लिया? ये जो पूरा का पूरा दैवीय सिद्धांत था ये हमने कहां से लिया? तो भैया हमने हमारी बात कर रहा हूं, कुषाणों ने कहां से लिया? तो उन्होंने चीनी शासकों से लिया। और जो चीनी शासक थे वो अपने आप को क्या कहते थे? वो अपने आप को स्वर्गपुत्र कहते थे। अपने आप को स्वर्गपुत्र कहते थे साहब कि हम स्वर्ग से आए हुए हैं, हम स्वर्गपुत्र हैं अपने। जिससे क्या लगे? लोगों को लगे कि हाँ साहब ये जो राजा हैं इनके आदेशों की हमें पालना करनी है, हमें अलगाव की बात नहीं करनी, इनकी सरकार को, इनकी सत्ता को जो है पूर्णतः मान्यता देनी। गुप्त शासकों का इतिहास किन स्रोतों की सहायता से लिखा गया है? गुप्त शासकों का इतिहास जो है वो किन स्रोतों की सहायता से लिखा गया है? अब भाई जब मैं गुप्त शासक की बात करता हूं तो आपके दिमाग में जो सबसे
बढ़िया तौर पर ताकतवर राजा आता है वो समुद्रगुप्त। अब वहीं से ही जोड़कर देखो कि साहब साहित्य, सिक्कों और अभिलेख, कि अगर हमें पूरी की पूरी गुप्त शासन को जानना है तो हमें उस समय के साहित्य पढ़ने पड़ेंगे, उस समय के जो सिक्के हैं उनको देखने पड़ेंगे और वहां के अभिलेखों को पढ़ना पड़ेगा। साथ साथ में कवियों द्वारा लिखी गई राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्तियों को देखना पड़ेगा और स्पेसिफिकली हमें देखने को मिलेंगी हरिसेन द्वारा लिखित, हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति हमें पूर्णतः देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 10, इलाहाबाद स्तंभ लेख डैश के नाम से प्रसिद्ध है। इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है वो डैश के नाम से प्रसिद्ध है। इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है वो डैश के नाम से लिखित। अब आ जाएगा वही आंसर जो मैंने आपको बताया, हरिसेन द्वारा लिखित के क्या लिखी गई थी साहब, प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें समुद्रगुप्त की तारीफों से पूरी तरीके से प्रशस्ति भरी हुई थी, जिसके अंदर समुद्रगुप्त की ताकत का वर्णन किया गया था, कहां कहां तक उसका राज्य है, कितना दयालु वो आदमी है, इसका वर्णन किया गया था इलाहाबाद स्तंभ जो अभिलेख है, या जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। एक बात और बता देता हूं, ये चंपू काव्य स्टाइल में लिखी गई है। चंपू काव्य स्टाइल का मतलब है कि साहब गद्य भी है और साथ साथ में पद्य भी है, गद्य भी है और साथ साथ में पद्य भी है, हमें देखने को मिलती है। हरिसेन कौन था, तो भैया अभी अपन ने चर्चा करी साहब, हरिसेन कौन था, तो याद करके बता दो, समुद्रगुप्त का राजकवि जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है वो संस्कृत भाषा के अंदर लिखित करी थी और चंपू काव्य पद्धति के अंदर उसने करी थी, गद्य और पद्य दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन झील का पुनः निर्माण किसने करवाया था। सुदर्शन झील का पुनः निर्माण जो है वो किसने कराया था। अभी सुदर्शन झील की कहानी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमें देखने को मिलता है पहले इसका किसी ने निर्माण करवाया, फिर उसके बाद जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो उसका पुनः निर्माण कराया और बाद में इसकी बाउंड्री वॉल भी बनवाई। तो हमें देखने को मिलता है कि शक शासक रुद्रदमन ने जो है, शक शासक रुद्रदमन ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। जातक कथाएं कब और किस भाषा में लिखी गई। अब मुझे एक बात बताओ कि साहब जब मैं जातक कथाओं की बातें करता हूं तो ये है क्या, तो साहब ये गौतम बुद्ध के उनके जीवन से पहले की जो कथाएं थी, कि साहब उनके ये जो गौतम बुद्ध का जीवन था उससे पहले उन्होंने किस किस श्रेणियों में जो है वो जन्म लिया, वो सारी की सारी कथाएं जातक कथाएं हैं और इन कथाओं से नीति शास्त्र जो है वो सिखाया गया है, धर्म की जो है वो बातें बताई गई है, जिसका लोगों को जुड़ाव जो है पूर्णतः बौद्ध धर्म से हो, नीति शास्त्र के तौर पर चीजें बताई गई है कि क्या सही है क्या गलत है। ये कब व किस भाषा में लिखी गई, तो अपने को ध्यान रखना है साहब पूरी तरीके से, जातक कथाएं पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी में लिखी गई और ये पाली भाषा के अंदर लिखी गई थी। क्या था इन जातक कथाओं में, तो मैं आप कह चुका हूं कि साहब भगवान बुद्ध के पहले वाले जन्म के बारे में कथाएं जो है हमें देखने को मिलती। कुटिल राजा की कहानी जिससे प्रजा जो थी वो दुखी थी, किस जातक में बताई गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात बताओ, जब आप सोर्सेस पढ़ते हो, अलग अलग बॉक्सेस पढ़ते हो, मैं आपको बोलता था कि साहब एनसीईआरटी के अंदर हमें बॉक्सेस अलग से पढ़ने, सोर्सेस अलग से पढ़ने ही पढ़ने, बहुत सारे सोर्सेस अपने क्लासेस के अंदर भी पढ़े थे। यहां पर ये बात आ जाती है कुटिल राजा की कहानी। कुटिल राजा की कहानी कहाँ की, तो अपने को गंग तिंदु जो जातक थी उसके अंदर ये पूरी तरीके से कुटिल राजा की कहानी लिखी गई है, जिसकी प्रजा उससे परेशान थी, वो वापस प्रजा के सामने जाता है और उनका फीडबैक लेता है। किसान खास तौर पर क्यों त्रस्त थे, कि साहब उस समय की बात अगर मैं करता हूं तो किसान जो थे वो संपूर्णतः खास तौर पर क्यों त्रस्त थे, तो हमें देखने को मिलता है क्योंकि शासक अपने राजकोष भरने के लिए बड़े बड़े करों की मांग करते थे। शासक जो थे वो राजकोष भरने के लिए बड़े बड़े करों की मांग करते थे, शासक अपने राजकोष भरने के लिए बड़े बड़े करों की मांग करते थे, इस वजह से किसान त्रस्त थे। अब भाई उस समय पर प्राकृतिक तौर पर जो पानी उपलब्ध था उसी से कृषि होती थी। अब जहां पर ऐसी चीजें नहीं है तो वहां पर कृषि अपने आप में कमजोर है और शासक जो है वो अपने लिए बड़े बड़े करों की मांग करते थे। कई जगह पर हमें देखने को मिलता है कि किसानों को उपहार देने पड़ते थे शासक को समय समय। पाली भाषा में गणपति का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो अपने को ध्यान रखना है साहब, पाली भाषा के अंदर गणपति का प्रयोग छोटे किसानों के लिए किया जाता था, छोटे किसानों और जमींदारों के लिए जो है वो इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में गांव के किन वर्गों का जो है वो उल्लेख किया गया है, आरंभिक तमिल संगम साहित्य में गांव के किन वर्गों का उल्लेख किया गया है, तो साहब वेलार, बड़े जमींदार, उलवर जिन्हें हलवाहा और साथ साथ में दास अणिमई जैसे अलग अलग वर्गों का जो है पूर्णतः यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अब मनुस्मृति क्या है, बताओ भैया मनुस्मृति क्या है, तो हमें क्या देखने को मिलती है, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ जिसे संस्कृत भाषा में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक के बीच में लिखा गया, मनु द्वारा लिखा गया, जो कि अपने आप में विधि ग्रंथ है, लॉ बुक है। जातक कथाओं के अनुसार
करों को बचाने के लिए जनता क्या उपाय करती थी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात कि साहब जातक कथाओं के अनुसार अगर मैं बात करता हूँ, जातक कथाओं के अनुसार मैं बात करता हूँ, तो करों से बचने के लिए जनता क्या उपाय करती थी। हमें देखने को मिलता है इससे बचने के लिए एक उपाय था कि जंगल की ओर भाग जाना होता था। यानी हमें देखने को मिलता है जब करों से बचने की बात आती थी, सब इतना ज्यादा कर लगाया गया है कि स्थिति अपने आप में दयनीय होने वाली है किसान की, कोई ऑप्शन उनको नहीं बचता, तो फिर वो क्या करेंगे साहब, वो पूरी तरीके से दूसरे वर्ग की तरफ चले जाएंगे, मतलब जंगलों की तरफ जो है पूर्णतः चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिदान क्या था। अब ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो। अब देखो भैया, हमें यहां पर देखने को मिलता है कि राजा अपनी ताकत को बताने के लिए लोगों के सामने, जो भैया प्रजा है उसको पूरी तरीके से प्रोत्साहित करने के लिए धार्मिक तौर पर कई प्रकार के भूमिदान किया करते थे। धार्मिक तौर पर कई प्रकार के भूमिदान किया करते थे। और प्रभावती गुप्त की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, किसकी, अगर हम प्रभावती गुप्त की बात करते हैं तो पूर्णतः हमें ये देखने को मिलता है, अगर हमें पूर्णतः ये देखने को मिलता है, पूर्णतः हमें ये देखने को मिलता है कि साहब प्रभावती गुप्त जो है वो अपने आप में, भूमिदान की जहां पर बात की जाती है तो पहली कॉपर प्लेट्स हमें प्रभावती गुप्त की देखने को मिलती है। क्या थे ये, साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों के लिए दिए गए दान थे। साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों के लिए दिए गए दान थे। अब अपन एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों की तरफ चलते हैं, एक क्वेश्चन बड़ा देखते हैं और चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। मगध के शक्तिशाली राज्य के रूप में उदय के कारणों को स्पष्ट कीजिए। अब यहां पर एक बात ध्यान रखो, देखो जब मैं बात करता हूं भारत की, हमारा प्यारा देश भारत, इसमें जब मैं जनपदों की बात करता हूं तो सबसे ताकतवर जो जनपद था वो कौन सा था, तो साहब वो मगध वाला इलाका था। कौन सा, आज का प्रेजेंट डे की बात करूं तो बिहार वाला इलाका। अब ये जो मगध था ये अपने आप में ताकतवर क्यों हुआ, इसके बारे में चर्चा करो। तो देखो अपने आप ही दिमाग लगाओ, सबसे पहले मगध के पास में हमें जंगल देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि यहां पर जंगल है तो साहब जंगल होंगे तो अपने आप में हाथी यहां से आ सकेंगे, और हाथी के तौर पर अगर आ जाएंगे तो सेना जो है वो मजबूत हो जाएगी। फिर साहब यहां पर हमें लोहे के स्रोत देखने को मिलते हैं, तो भैया वहां से जो वेपन्स बनाने हैं, जो इंपॉर्टेंट तौर पे तलवारें बनानी है, उसके लिए आसानी हो जाएंगी, उसके लिए फायदा हो जाएगा। फिर कृषि की अगर भूमि देखें तो ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होगी, बहुत ज्यादा उपजाऊ होगी। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर जो है वो गंगा नदी पूरी तरीके से है, तो कृषि अपने आप में ताकतवर होगी। साथ साथ में जनसंख्या खूब थी तो प्रजा के लिए सैन्य ताकत तौर पर होगी। तो मगध अपने आप में अगर मैं भौगोलिक तौर पर करूं, ऐतिहासिक तौर पर करूं, तो वही मगध के काफी सारे कारण थे जिससे मगध एक पूर्ण राज्य के तौर पर आगे बढ़ा। छठी शताब्दी ईस्वी से पूर्व में आधुनिक बिहार स्थित मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना, क्योंकि मगध क्षेत्र में उर्वरता के कारण उपज अच्छी होती थी। लोहे के खदानों, आधुनिक झारखंड के समीप होने के उपकरण और हथियार जो है वो बनाना बहुत ज्यादा सुलभ हो गया था, बनाना बहुत ज्यादा सुलभ हो गया था। यहाँ आसपास के लोग के जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना का एक महत्वपूर्ण अंग थे। गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता और सुलभ हो जाता था। साथ ही साथ जैन और बौद्ध लेखकों के अनुसार मगध की महत्वता का प्रमुख कारण था विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया गया है कि साहब ये जो इतने सारे शासक थे, कौन कौन से शासक, जैसे कि हमें देखने को मिलता है जो पहले शासक थे मगध के वो थे भैया बिंबिसार, उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट तौर पे रोल रहा। फिर हम अगर नंद राजवंश की बात करते तो इन शासकों का बहुत बड़ा रोल रहा। और मैं अगर चंद्रगुप्त की बात करूं तो चंद्रगुप्त जैसे बड़े शासकों का बहुत बड़ा रोल रहा, जिससे मगध जो था वो अपने आप में इतना ताकतवर बन सका। जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद और प्रसिद्ध अति महत्वाकांक्षी शासक तथा उनकी नीतियों को लागू करने वाले उनके योग्य मंत्री थे, जिनके परिणाम स्वरूप मगध का उदय जो है वो शक्तिशाली महाजनपद के रूप में पूर्णतः हो सका। अब अपने को स्थिति इतनी सी ध्यान रखनी है, साहब मगध का उदय इतना बड़े स्तर पर क्यों हुआ, मगध का उदय जो है वो इतने बड़े स्तर पर क्यों हुआ, तो अपन पूर्णतः यहाँ पर देख सकते हैं कि साहब जंगल वहां पर थे तो हाथी आ गए, बढ़िया वहां पर लोहे की खदानें थी तो वहां से उपकरण बना सकते थे खूब तगड़े तगड़े। साथ साथ में हमें देखने को मिलता है कि प्रजा खूब थी, अब क्योंकि वहां पर नदियां थी तो आवागमन के जो साधन है वो अपने आप में सुलभ हो जाते थे। और चौथा और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वहां के राजा, राजा इतने ताकतवर थे, उनके मंत्रियों ने पूरी तरीके से बढ़ावा दिया तो चीजें अपने वहां पर शानदार तौर पर चलती गई। और मगध जो है वो एक ताकतवर तौर पर जो है राज्य के तौर पर उसकी स्थापना हुई, और इतना बड़ा राज्य ऐसा बना जिसने मगध जो है वो एक महाजनपद या जनपद से जो है पूरी के पूरे साम्राज्य की शक्ल ले ली। तो आज के क्वेश्चन यही थे। आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें, कल वापस से आगे देखेंगे, आगे वाले पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। अंत में एक ही बात कि भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।